लास्ट टर्म पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, नए चैप्टर पे आ गए थे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। मतलब कि जैसे इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना था कि जैसे बढ़ती हुई आबादी का भरण पोषण करने के लिए आज जो सबसे बड़ी समस्या आती है अन्नोत्पादन की, दुग्ध उत्पादन की या अंडे मांस मछली के अधिक से अधिक उत्पादन की, ताकि पूरी आबादी को भरपूर पोषण मिल सके, भोज्य पदार्थ मिल सके और कुपोषण की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन देखा जा रहा है कि कुपोषण की स्थिति जैसे कि तैसे ही बनी हुई है। कारण क्या है? खाद्य उत्पादन नई नई टेक्नोलॉजी के कारण, नए नए संसाधनों के कारण, वैज्ञानिक विधियों के कारण, कृषि यंत्रों के आवागमन के कारण हर एरिया में खाद्य उत्पादन में किसी के क्षेत्र में क्रांति आई। जैसे फर्टिलाइजर के केस में आई, हार्मोनल मेडिसिन आ गए, ऑर्गेनिक खेती होने लगी, सब कुछ होने लगा। हरित क्रांति का दौर आया, श्वेत क्रांति का दौर आया, सारा चीज़ आया, सब कुछ हो गया। हर क्षेत्र में हमने बहुत अभूतपूर्व क्रांति पैदा की। आज ब्रीडिंग वाली फसलें आ रही हैं, जीएमओ टेक्नोलॉजी से फसलें आ रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। आज जो दही और दूध के लिए कभी मारामारी होती थी, शॉर्टेज बहुत होती थी, आज योगर्ट, दही, पनीर चीज़ सब मार्केट में भरे पड़े हैं, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी समस्या अगर नहीं सॉल्व हो रही है, आज भी हमारे देश की लगभग 50% के अराउंड या 40% के अराउंड आबादी आज भी अगर मल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है बढ़ती हुई आबादी। कितने स्तर तक आप हरित क्रांति लाओगे, कितने स्तर तक आप व्हाइट रिवॉल्यूशन लाओगे, श्वेत क्रांति लाओगे। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन से। आप पशुपालन कर लो, किसी के क्षेत्र में नए नए तरह की आर्थिक लाभ देने वाली या पोषक तत्वों से भरपूर तमाम प्रजातियों का विकास करो, सब कुछ कर लो, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसमें अभूतपूर्व मेन फैक्टर होता है हमारी अबाध गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। जब तक हम इसके ऊपर नियंत्रण नहीं पाएंगे, तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या किसी भी क्रांति का कोई मतलब नहीं हो जाता है ना। सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ, हमने पशुपालन शुरू किया, ज़रूरतें बढ़ती गईं। आज हमारे पास पशुपालन है, सूअर पालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है। क्यों है? जीविकोत्पादन के। अब अगर आप पशुपालन करते हो तो जो आपकी देसी गाय, देसी भैंसें होती थी या देसी मुर्गे मुर्गियाँ होती थी, उनको तो आप पालेंगे नहीं। आप उनको पालते हो जो अधिक से अधिक दुग्ध दें, अधिक से अधिक अंडे दें, कम से कम समय में अधिकाधिक मांस दें, लागत कम हो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, है ना। तो कहते हैं यह एक अप्लाइड बायोलॉजी की ब्रांच है ना। हम एक सैद्धांतिक पढ़ते हैं और एक अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ते हैं। अप्लाइड का मतलब जो हमारे व्यवहारिक जीवन में क्षण प्रक्षण हमेशा काम आ सके, लाभ हानियों में हमारे सम्मिलित हो सके। और जो आप एडवांस वो पढ़ते हो, सैद्धांतिक शाखा पढ़ते हो, सैद्धांतिक में जैसे आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, जीव जंतु पेड़ पौधों के आकार प्रकार के बारे में पढ़ते हो, साइटोलॉजी पढ़ते हो, उनकी कोश की संरचना, उसकी संरचना वगैरह के बारे में पढ़ते हो, एनाटॉमी एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ते हो, बाह्य शरीर की और अंदर की शरीर की बनावट कैसी है, फिजियोलॉजी पढ़ते हो, कौन से आर्गन कैसे काम करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो कि प्रजनन द्वारा भ्रूण और भ्रूण से नए पादप का विकास कैसे। ये सारी चीज़ें हमारी सैद्धांतिक होती हैं, जो हमारा नॉलेज तो क्रिएट करती हैं, सब कुछ करेंगी, लेकिन हमारे व्यावहारिक जीवन में इनका कोई रोल नहीं होता। लर्निंग से है। पैथोलॉजी, अगर पैथोजेनिक चीज़ें होती हैं, डिजीजेज के बारे में होती हैं। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हमें रोगों से निदान में, हमें जानकारी करने में, हमारे कौन से ऑर्गन कैसे हैं, किस तरह से बने हैं, कौन से क्या उनके रोल हैं, ये सब तो हमें नॉलेज मिलेगा। अच्छी चीज़ है, बिना सैद्धांतिक के व्यवहारिक जीवन में काम नहीं कर पाता।
लेकिन जो व्यावहारिक आज प्रचलन में है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, पशुपालन, आपको आर्थिक लाभ भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, देश में अन्न या खाद्यान्न उत्पादन में या दुग्ध उत्पादन में या मांस उत्पादन में या अंडे के उत्पादन में फायदे भी दे रहे हैं। अगर कोई पुष्पों की खेती कर रहा है, कोई मान लीजिए कोई सब्जी की खेती कर रहा है, तो कहीं न कहीं खाद्यान्न उत्पादन में वो योगदान कर रहा है। भले वो पेश के अर्थोपार्जन करे, जीविकोपार्जन करे, वो तो उसकी ज़रूरत सॉल्व हो रही है, लेकिन देश की ज़रूरत सॉल्व होती है पोषण से संबंधित। तो हम इसमें एक एक पॉइंट पर वो करेंगे। प्रोफेसर कुरियन को भारत में माना जाता है दुग्ध उत्पादन का जनक। मेहसाणा गुजरात के आनंद चंडीगढ़ में सबसे बड़ा डेयरी फार्म एशिया का चलता है, जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन अमूल डेयरी, पहली संस्थापना वहीं की गई। और इसके बाद दूध के क्षेत्र में हम बहुत गजब की क्रांति लाई। मैंने चर्चा की थी उस दिन एम एस स्वामीनाथन, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, चावल के ऊपर उनके बहुत बड़े योगदान हैं। बासमती चावल के अनेक प्रजातियां उन्होंने दी। तो इसी तरह हमने पशुपालन में भी नई नई प्रजातियों का विकास किया। मुर्गी के लिए नई मुर्गी पालन में नई नई प्रजातियों का विकास किया, मत्स्य पालन में नई नई प्रजातियों का विकास किया। तो कहते हैं इसमें हम पहला टॉपिक पकड़ते हैं पशुपालन। अब एक एक विधा की बात करेंगे। पशुपालन, हस्बेंड्री। अब कहेंगे पशुपालन में कौन कौन आता है। देखिए, पशुपालन में कोई गाय का पशुपालन करता है, डेयरी उद्योग करता है, कोई भैंसों का करता है, कोई बकरियों का करेगा। अपने अपने मकसद से अलग अलग जलवायु में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग पशुपालन करते हैं। कोई पोल्ट्री फार्मिंग करता है, कोई कुक्कुट पालन करता है। तो इस तरह से कहते हैं कि संसार में पाए जाने वाले कुल पशुओं की संख्या का 20% है ना हमारे देश में पशु होते हैं। पूरी दुनिया में जितने पशु हैं उसका 20% हमारे देश में है। कुल गायों का 16.5% हमारे देश में है। भैंसों का 5.5%, बकरियों का पूरी दुनिया में जितने पशु होते हैं है ना 20% पशु इंडिया में सारी दुनिया में जितने पशु पाले जाते हैं उसका 20% इंडिया में है। गाय, सारी दुनिया में जितनी गाय पाली जाती हैं उसके 16.5% भारतीय पालते हैं। बहुत ज़्यादा है, हम बहुत आगे हैं इस क्षेत्र में। पूरी दुनिया में जितनी भैंसें पाली जाती हैं, सारी दुनिया में जितनी भैंसें पाली जाती हैं उसका 57% केवल इंडिया में होता है, 43% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी बकरियां होती हैं, जितनी बकरियां पाली जाती हैं उसका 16.2% केवल इंडिया में है। हमारा दुनिया में पशुपालन में हमारा ये स्थान है। भेड़ 5.57। हाँ, सबसे ज़्यादा कम हमारे यहाँ मुर्गी पाली जाती है। मुर्गी पालन हमारे यहाँ केवल जो है 5% है। इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और ऐसा है पशुपालन के संबंध इसमें कहीं राजस्थान वगैरह क्षेत्र में ऊँट मुख्य होता है। इनका मेन मकसद होता है ऊन, मांस, दूध, घी या इनके अन्य उत्पादों को बनाए रखना, है ना। तो कहते हैं जब आप पशुपालन करेंगे तो उसके लिए आपको फार्म हाउस बनाने होंगे और फार्म हाउसों का प्रबंधन करना होगा। प्रबंधन से मेरा मतलब है पशुओं की साफ सफाई, मल मूत्र का निस्तारण करना, समय समय पे वहाँ पर परिवेश को स्वच्छ रखना और समय समय पे उपयोगी और दवाओं का उपयोग करना, उनको जैसे वैक्सीन वगैरह देना, उनकी दवाएं करना, है ना। तो डेयरी प्रबंधन पहले इसमें आता है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, इसमें एक आता है आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पशुपालन प्रबंधन, है ना। अब देखिए पशुपालन जैसे यहाँ मेन मकसद होता है, डेयरी का मकसद होता है दूध से, और दूध के तमाम बाई प्रोडक्ट हम लेते हैं। मट्ठा है, वे कर्ड है, तरह तरह की वैरायटी कर्ड मार्केट भरी पड़ी है ना। आगे पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में योगदान क्या है। तो यहाँ पर ईस्ट वगैरह जैसे बहुत से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम बम्पर दही बना रहे हैं। खोवा, पनीर, ये सब दुग्ध के उत्पाद हैं।
तो इसके लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ हमको दुग्धशाला में अच्छी नस्ल की पशुएँ पालने होंगे, उनका टीकाकरण करना होगा, पशु चिकित्सक से दिखाना होगा, समय समय पे साफ सफाई रखनी होगी। और कहते हैं ना कि 1970 में इस देश में उत्तर प्रदेश में है ना देश में 1970 में, उत्तर प्रदेश में 1971 में प्रदेश के 8 जनपदों में ऑपरेशन फ्लड नाम की स्कीम चलाई गई। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन, और यहाँ पे ग्रामीणों को लोन दे के, अनुदान दे करके प्रोत्साहित किया गया कि दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं का अधिक से अधिक पालन किया जाए, अनुदान दिया गया। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चला, 1979 में चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड 1 जो 1970 में देश में, 1971 में यूपी में चला, इसकी सफलता के बाद तब चलाया गया ऑपरेशन फ्लड द्वितीय। ऑपरेशन फ्लड तृतीय चलाया गया, द्वितीय की सफलता के बाद 1987 में, और वर्ल्ड में हम दुग्ध के क्षेत्र में ब्राज़ील को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर आ गए, है ना। गाय की 26 देसी जातियां इसमें शामिल थी, जिसमें जर्सी है, लालडेन है, ब्राउन स्विस है, होस्टन फ्रिजियन है ना, हरियाणवी है, नागौरी है, कंकरेज है। ऐसे गायों की दुधारू नस्लें, दोहरे कार्य वाली नस्लें, है ना, और भारवाही नस्लें, 3 नस्लें शामिल की गई। आगे चर्चा फिर करेंगे।